तो इसमें ह्यूमन स्केलेटल जो था हमारा, ये लोकोमोशन वाला एक चैप्टर है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। तो उसमें उसके लिए कराना था ये। तो सबसे पहले तो उसमें ये था कि लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। पहले कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे है वो था लोकोमोशन एंड मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। तो एक्सप्लेन। जी जी ठीक है जी। तो इसके अंदर जो है लोकोमोशन में पहले तो शुरू में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए थे हमारी बॉडी के अंदर। कुछ एग्जाम्पल्स थे कि हमारी बॉडी में सीलरी मूवमेंट्स का एग्जाम्पल था उसमें कि भाई सीलरी मूवमेंट कहाँ हो रहा है। तो सीलरी मूवमेंट का एग्जाम्पल एक तो हमारा था ट्रैक के अंदर, और दूसरा एग्जाम्पल था फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। एक एग्जाम्पल उसमें था कि फ्लैजिलर मूवमेंट का एग्जाम्पल बताना है। फ्लैजिलर मूवमेंट बॉडी में कहाँ हो रहा है, हमारी ह्यूमन की सेल्स में किसके अंदर फ्लैजिलर मूवमेंट हो रहा है। तो वो था स्पर्म सेल के अंदर कि स्पर्म सेल का जो मूवमेंट है उसको हम फ्लैजिलर मूवमेंट बोल सकते हैं। एक साथ में शुरू में एग्जाम्पल था इसमें कि अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट कौन सी सेल में हो रहा है। तो अमीबॉइड मूवमेंट का एग्जाम्पल था वहाँ पे डब्ल्यूबीसी और मैक्रोफेजेस के अंदर था। तो इसमें स्केलेटल सिस्टम के अंदर पहले तो ये स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन के बारे में था कि क्या ओवरऑल क्या फंक्शन है स्केलेटल सिस्टम का। तो कोई फंक्शन के बारे में कोई बताया, कोई ओवरऑल क्या फंक्शन है स्केलेटल का। हाँ जी बताइए कोई भी। स्केलेटल सिस्टम का ओवरऑल क्या फंक्शन बताएंगे हम। और कोई। यस, सॉफ्ट ऑर्गन का प्रोटेक्शन हो गया, ब्लड सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। और कोई। ठीक है। एक मिनरल के लिए था, मिनरल के लिए कि मिनरल के लिए रिजर्वायर भी है एक तरह से। एक कैल्शियम फॉस्फेट जो है अगर ज़्यादा क्वांटिटी में होता था तो बोन पे डिपॉजिट होता था, और अगर तो कम होता है ब्लड में तो वो रिलीज हो जाता था उसमें। तो सबसे पहले स्केलेटल को हमने टोटल डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में। नंबर 1 था एक्सियल और नंबर 2 था एपेंडिकुलर। तो एक्सियल के अंदर नंबर ऑफ बोन कितनी होती है। एक्सियल स्केलेटल में टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी है। नहीं, एक्सियल में क्या क्या पार्ट आता है। पहले स्कल आ जाएगा, आपके रिब्स आ जाएंगी, वर्टिब्री कॉलम आ जाएगी। अब टोटल स्कल, वर्टिब्री कॉलम आ जाएंगी, आपकी रिब्स, और ये एक बोन आपकी स्टर्नम वाली हो जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ बोन की अगर हम बात करें तो एक्सियल में 80 हो जाएंगे। यस ठीक है। इसमें से अगर हम बात करते हैं स्कल की, तो स्कल में बोन का नंबर, स्कल में क्रेनियम में 8 कहेंगे क्योंकि हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, क्रेनियम और फेस बोन। तो क्रेनियम के अंदर थी 8 बोन और फेस के अंदर थी 14 बोन। तो 8 14 प्लस और कोई बोन थी इसमें। एनसीईआरटी जो लिखा हुआ है ऐसे करके लिखा हुआ है, दे आर 22 बोन एंड 1 हायोइड बोन ऑल्सो इंक्लूड इन द स्कल। तो एक यू शेप में बोन होती है जिससे टंग अटैच होती है। उसके बारे में एक यूनिक बात भी है कि एक ऐसी बोन है जो कि पूरी बॉडी में किसी दूसरी बोन से अटैच नहीं होती। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें है कि भाई कोई बोन बताइए जो बॉडी में दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती है। तो एक हायोइड बोन ऐसी बोन है जो किसी बोन से अटैच नहीं करती है, वो जस्ट मसल से अटैच होती है। तो स्कल के अंदर पहले हमने ले लिया क्रेनियम को। क्रेनियम के अंदर बोन बताइए 8। उसके बाद फेस में आ गए हम, फेस के अंदर है 14 बोन। तो क्रेनियम के अंदर अगर बोन की बात करते हैं तो सबसे पहले आगे की तरफ बोन थी ये फ्रंटल बोन। सिंगल होती है डबल, सिंगल होती है। उसके बाद है ये 2 बोन पैराइटल, ये पेयर में है। उसके बाद पीछे की तरफ है ये ऑक्सीपिटल, यानी पहले आपकी फ्रंटल पैराइटल हो गई, ये वाली ऑक्सीपिटल हो गई। उसके बाद फिर पेयर्ड में थी बोन टेम्पोरल बोन। उसके बाद में 2 बोन है जो इसके नीचे वाला पोर्शन बनाती हैं, स्फिनोइड और इथमोइड। स्फिनोइड और, तो टोटल मिलाकर के बोन स्कल के अंदर जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी 8। इसमें से कुछ पेयर्ड हैं कुछ अनपेयर्ड हैं। तो अगर क्वेश्चन इसमें आता है कौन कौन सी पेयर्ड हो जाएंगी, तो पेयर्ड में आपकी एक तो हो जाएगी टेम्पोरल बोन, एक हो जाएगी पैराइटल बोन। इसके बारे में एक चीज़ और बोलते हैं कि जो क्रेनियम की बोन है,
क्रेनियम की बोन फ्रंटल बोन है। क्वेश्चन आता है एक ऐसी कॉमन बोन बता दीजिए जो कि फेस में भी काउंट हो सकती है और हेड में भी, यानी क्रेनियम में भी, वो फ्रंटल बोन हो सकती है, क्योंकि फ्रंटल हमारा फेस का भी पार्ट है और साथ साथ में ये क्रेनियम की बोन है। अब बात आई थी इसमें फेस के अंदर बोन। फेस में बोन थी टोटल 14 बोन में हम यहाँ से स्टार्ट करें तो लैक्रिमल बोन है, पेयर में होती हैं। लैक्रिमल ग्लैंड बोलते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड से लैक्रिमल बोन्स हैं जो पेयर में होती हैं, आई ऑर्बिट के अंदर है। उसके बाद ये दो बोन है जाइगोमेटिक, चिक बोन बोलते हैं, कॉमन बोन हमारी है, चिक बोन बोलते हैं इसको। तो ये पेयर में हो जाएगी, ये पेयर में हो जाएगी। उसके बाद में जो अपर जा है, अपर जा के अंदर जो बोन है ये पेयर मानी जाती है, बीच में दो है यहाँ पे, तो मैग्जिला का पेयर हो जाएगा। दो बोन नेजल के अंदर है, वो भी पेयर होती हैं। इसी के साथ में एक नेजल कोन का स्ट्रक्चर होती है जो इन साइड में ओपनिंग करती है एयर की, वो भी पेयर में होती है। एक बोन यहाँ सिंगल में आती है, वोमर बोन। इसी के साथ साथ में अगर हम बात करते हैं मैंडिबल की, ये सिंगल में काउंट होती है। जो ऊपर का हिस्सा है ये वाला पैलेट, 2 पेयर में बोन यहाँ पे होती है। तो अगर हम टोटल बोन की बात करते हैं इसमें तो 14 बोन है। 14 बोन के अंदर पेयर में बोन है आपकी जाइगोमेटिक, लैक्रिमल, नेजल, इन्फीरियर कोन के, वोमर सिंगल बोन है केवल, और एक आपकी मैंडिबल। तो एक क्वेश्चन यहाँ आया था कि ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल कौन सी है, तो वो मैंडिबल है। ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल मैंडिबल है, बाकी सब इमूवेबल बोन है इसमें। तो टोटल बोन अगर हम फेस के अंदर बात करते हैं 14 हो गई, एक हायोइड बोन हो गई। लेकिन 3 बोन जो ईयर ओसिकल्स की होती हैं, अगर क्वेश्चन है हेड में बोन का नंबर पूछता है, नंबर ऑफ बोन इन हेड, तो हम 29 बोलते हैं। 29 में ईयर ओसिकल्स की जो 3 बोन है, मैलियस, इनकस और स्टेपिस, वो भी इसमें काउंट होती हैं। एनसीईआरटी ने जो बोला है उसमें से 22 बोन प्लस इंक्लूड किया उसने हायोइड बोन को, यानी उसने फिर ईयर ओसिकल्स के बारे में तो बताया है, लेकिन अलग से ऐसा कुछ नहीं बता रखा कि वो हेड में बोलेंगे तो काउंट कर लेंगे उसको। अदरवाइज स्कल में अगर क्वेश्चन है तो स्कल के अंदर हम जो क्रेनियम और फेस की बोन को काउंट करेंगे, यानी कि 22 बोन प्लस एक आपकी यू शेप में हायोइड वाली बोन हो जाएगी। तो टोटल बोन यहाँ पे होगी 29। 3 ईयर ओसिकल इधर हो गए, 3 इधर हो गए, 14 बोन फेस में हो गई, 8 बोन आपकी क्रेनियम के अंदर हो गई। उसके बाद हम आते हैं वर्टिब्री कॉलम पे। वर्टिब्री कॉलम को हमने जो पार्ट बनाया है, तो ये वाला पार्ट बनाया हुआ है, इसको तो हम सर्वाइकल बोलते हैं। टिपिकल मैमेलियन वर्टिब्री का नंबर 7 होता है। इसमें हम कहते हैं कि गर्दन जो है चाहे जिराफ की हो और चाहे हमारी हो, नंबर सभी का 7 है। टिपिकल मैमेलियन सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होती है। इन 7 में जो सबसे पहले वाली है उसको एटलस बोलते हैं। एटलस एक साइकिल का ब्रांड भी आपको पता है, उसका एक मार्का है उसमें, तो उसने ग्लोब सा उठा रखा है ऊपर वो, तो ये एटलस एक गोड के नाम पे है, भी ये हमारा ग्लोब है और इसको होल्ड कर रखा है इसने। तो यहाँ इसके बेस पे आपको ध्यान होगा, हमारे वाले स्कल को ना डाइकोंडाइलिक स्कल बोलते हैं। ह्यूमन स्कल जो है वो डाइकोंडाइलिक स्कल बोला जाता है, क्योंकि इसमें 2 स्ट्रक्चर हैं। जो ऑक्सीपिटल बोन है, यहाँ 2 स्ट्रक्चर हैं कॉन्डाइल, जो पहली वर्टिब्री के साथ में जॉइंट बनाता है, और ये जॉइंट जो होता है ये एटलस और ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के बीच में होता है। कुछ एनिमल के अंदर ये सिंगल होता है कॉन्डाइल, जैसे बर्ड्स के अंदर ना सिंगल कॉन्डाइल होता है, हमारे अंदर डबल होता है यहाँ पे, तो ये इसलिए हमारा डाइकोंडाइलिक स्कल बोलते हैं इसको। तो पहली वर्टिब्री एटलस के साथ में जॉइंट बनाता है। अब इसमें साथ में जॉइंट भी हम साथ में देखते चलेंगे। ये जो जॉइंट है एटलस और आपका ऑक्सीपिटल के बीच में, ये जो हम गर्दन को, एक तो गर्दन का है ये वाला मूवमेंट, एक नोडिंग मूवमेंट जो हमारा है ये वाला, ये ऊपर नीचे वाला, ये एक्चुअल में इस जॉइंट से है। यानी एटलस का जो जॉइंट है विद स्कल बोन, कॉन्डाइल जो है वो उसके अंदर फिट हैं, और एक लूज जॉइंट है यहाँ पर। इसी के साथ जो दूसरे वाली बोन है यहाँ पे, ये है एटलस के बाद में एक्सिस होती है। एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट है ये पाइवट जॉइंट पढ़ते हैं हम, पाइवट जॉइंट। इसमें क्या था कि एक बोन जो होती है वो दूसरी बोन के अंदर घूमती होती है। तो जो गर्दन का ये वाला मूवमेंट है ये एक्चुअल में एटलस और एक्सिस के बीच में हो रहा है। पहले वाली एटलस और सेकंड एक्सिस, पाइवट टाइप का जॉइंट है जिसमें कि एक बोन दूसरे के अंदर रोटेट हो रही होती है। तो ये इसके साथ में हम बात कर रहे हैं वर्टिब्री कॉलम की। वर्टिब्री कॉलम में यहाँ पे 7 वर्टिब्री हैं, उसके बाद यहाँ पे हैं 12। तो वैसे फॉर्मूले की बात आती है तो C7, T12, L5, S5 फ्यूज और C4 फ्यूज होती हैं, यानी कि 7 वर्टिब्री सर्वाइकल में है। उसके बाद थोरेसिक में हमारी हैं 12। उसके बाद लुम्बर है जो सबसे स्ट्रॉन्ग वाली हैं, इसके अंदर 5 होती हैं ओनली। देन सैक्रम के अंदर 5 होती हैं और ये फ्यूज हो जाती हैं। और
सिंगल बन जाती है। ऐसी कॉकिक्स जो बोन है लास्ट वाली, ये 4 बोन होती हैं, फ्यूज हो जाती हैं बाद में। तो इनिशियली 33 बोन होती हैं इसके अंदर, लेकिन बाद में फ्यूज होकर के ये जो 5 बोन है ये एक हो जाएंगी, प्लस कॉक्सिस जो आपकी बोन है ये एक हो जाएगी। यानी इससे जो है वर्टिब्री जो आपका है, इनके अगर हम नंबर की बात करते हैं तो इनिशियली 33 होता है, लेकिन अब क्या हुआ है कि ये 5 बोन फ्यूज हो गई हैं, जिससे कि यहाँ पे इसको सिंगल काउंट करेंगे और ये वाली सिंगल बोन आपकी रह जाएगी, 4 बोन फ्यूज हो जाती है आपस में। यानी अभी टोटल बोन जो कहेंगे वो 26 बोलेंगे। 7 सर्वाइकल, उसके बाद 12 थोरेसिक, लुम्बर 5, सैक्रम 5, कॉक्सिक्स के अंदर आपकी 4 बोन है और वो फ्यूज हो जाती हैं। तो इसमें एक जो वर्टिब्री हैं, सभी वर्टिब्री के बीच में एक यहाँ पे पैड होता था, कार्टिलेज का पैड है, सभी वर्टिब्री के बीच में एक पैड है, केवल पहले वाली को छोड़ देंगे, एटलस और एक्सिस के बीच में नहीं है, अदरवाइज सभी के बीच में एक कार्टिलेज की पैड लगी होती है बीच में, जो वाइट कार्टिलेज की बनी होती है। इसका बेसिक पर्पज होता है कि ये ना बोन को आपस में स्लाइड नहीं करने देते एक दूसरे के साथ में। तो इसमें जो आजकल प्रॉब्लम जो चल रही है ना फिजिकली मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम या तो सर्वाइकल की है और या इस रीजन की प्रॉब्लम है। सर्वाइकल रीजन में प्रॉब्लम है तो सर्वाइकल नर्व, क्योंकि यहाँ से अराइज हो रही है सारी हमारी, ये 7 वर्टिब्री हैं और 8 पेयर सर्वाइकल नर्व यहाँ से निकली हुई हैं, तो वो सारी नर्व हाथ में जा रही है यहाँ से, जो ये वाला हिस्सा है। तो इसकी स्टिफनेस से क्या होता है कि आपके हाथ के अंदर जो है सेंसेशन की प्रॉब्लम आती है, कोई पर्टिकुलर ग्रिप नहीं बनती है, या कोई पेन होता है, या सेंसेशन जो है कहीं कुछ जगह पर जो है कोई ऑर्गन में आपको नमनेस फील होएगी, यानी प्रॉपर आप टच करोगे तो आपको वहाँ पे नमनेस फील हो रही है। तो ज़्यादातर लोगों को या तो यहाँ से प्रॉब्लम है कि इस रीजन के अंदर जो है अगर ये स्टिफनेस बढ़ेगी तो नर्व की सप्लाई प्रॉब्लम करती है। दूसरी मेजर प्रॉब्लम जो आती है वो आती है लुम्बर रीजन में। लुम्बर रीजन में क्या होता है कि जब हम लोग ये सोचिए कि हम बैंड हो रहे हैं ना, अगर हम ऐसे बैंड हैं तो आप देखिए कितना प्रेशर उधर की तरफ, कितना ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, यहाँ प्रेशर रिलीज हो रहा है। और यहाँ से आपको याद होगा स्पाइनल नर्व निकली हुई है सारी, इस जगह से निकली है स्पाइनल नर्व का पेयर, सभी से 31 पेयर स्पाइनल नर्व है हमारी, जो स्पाइनल कोड के साथ में निकली हुई हैं। तो यहाँ से नर्व निकल रही हैं, और जब हम कोई वेट उठा रहे होते हैं आगे से, ऐसे झुके हुए हैं और वेट उठा रहे हैं, तो आप समझिए कि इधर तो प्रेशर कितना ज़्यादा एग्जर्ट हो रहा है, और ये कंडीशन जो यहाँ पे है, यहाँ से रिलैक्स हो रहा है। तो जितना वेट एक्शन रिएक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग जितना हम फोर्स लगा रहे हैं आगे, वो सारा फोर्स यहाँ जा रहा है, क्योंकि इस एरिया में और कोई बोन नहीं है। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो ये एरिया ऐसा है जहाँ सिंगल बोन ऊपर के बॉडी का होल वेट को टॉलरेट कर रही है। अगर ओवर वेट कोई है तो समझो कि सारा वेट इसके ऊपर है। तो यहाँ आकर के अगर हम कोई बैंड होकर कोई भी चीज़ उठाते हैं तो उसमें क्या था कि ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क थी ये वाली, ये स्लिप होकर थोड़ी पीछे खिसक जाती है, और पीछे खिसकने के बाद यहाँ से नर्व निकल रही हैं। तो जो नर्व है जो यहाँ से निकल के जा रही है पैर में, साइटिका एक नर्व है, सबसे लॉन्गेस्ट नर्व होती है ये। स्पाइनल नर्व में सबसे लॉन्गेस्ट साइटिका है, अब क्रेनियल में बात करें तो वैगस होती है सबसे लॉन्ग वाली। तो ये नर्व यहाँ से निकली हुई है, तो उससे क्या होता है कि ये इसको प्रेस कर देती है। उसके प्रेस होने से लेग रीजन के अंदर जो प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। कुछ लोगों में पूरा पैर में होता है साइटिका होल, पूरा रेडिएटिंग पेन है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो वो इसकी यहाँ से मेन वो। तो इसमें जो टोटल नंबर अगर बोन की बात करते हैं तो बोन में आपका 26 बोन यहाँ पे इस टाइम पे है, लेकिन लुम्बर जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाला हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पूरा बॉडी वेट इसको होल्ड करना है। ये एक अकेली बोन है बीम की तरह से जो ऊपर का पूरा वेट होल्ड करेगी। तो जितना वेट ओवर होएगा उतना ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर रहेगा। एक आपने टर्म पढ़ी थी न्यूक्लियस पल्पोसस, है ध्यान किसी को? न्यूक्लियस पल्पोसस है ध्यान किसी को? तो ये हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में क्या डिफरेंस था? हम जो बोलते हैं कोडेड तो बोलते हैं नोटोकोड के बेस पर, एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक कंडीशन एक हार्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर अराइज होती है जिसको नोटोकोड बोलते हैं हम। जिन एनिमल्स में नोटोकोड है वो कोडेड है, जिनमें नहीं है वो नॉन कोडेड है। फिर डिफ्रेंशिएट किया था हमने वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रल कॉलम की बात थी, तो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो क्या ये नोटोकोड ही वर्टिब्रल कॉलम है? बच्चों जब हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में नोटोकोड थी, क्या वही नोटोकोड है ये? भाई कोडेट जो बोला है हमने, कोडेट वर्टिब्रेट बोला है क्योंकि हमारे अंदर वर्टिब्री कॉलम है अब, और एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हमारे अंदर नोटोकोड होती है जिसके बेस पे हम कोडेट बोलते हैं, है जी? हाँ, और ये आपका पीसीज में है। तो रियल में नोटोकोड जो है ना वो रिप्लेस हुई है इससे,
नोटोकॉर्ड को इसने रिप्लेस किया, नोटोकॉर्ड नहीं है ये। तो बच्चों के जब पढ़ाते हैं ना बच्चों को, अक्सर बच्चों को ये लगता है कि नोटोकॉर्ड वर्टिब्री कॉलम एक चीज समझते हैं, शायद बचपन में वो नोटोकॉर्ड थी, अब वो वर्टिब्री कॉलम हो गई। रियल में नोटोकॉर्ड जो है वो तो हमारी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही है, उसका एक बचा हुआ पार्ट वर्टिब्रल डिस्क के बीच में माना जाता है। ये जो डिस्क है वर्टिब्रल, इसके अंदर एक पल्प भरा हुआ है, न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं उसको, न्यूक्लियस पल्पोसस। जो माना जाता है कि जब नोटोकॉर्ड होती है बचपन में, उसका ही बचा हुआ हिस्सा वर्टिब्री कॉलम के बीच में होता है, जो जेल की फॉर्म में है। तो इसमें क्या होता है कि एक चीज हो रहा है कि जब कभी प्रेस पड़ता है ज्यादा तो जेल निकल जाता है, इसमें से फट जाती है ये, और फटने के बाद में जो है ये आपकी दोनों बोन आपस में यहाँ से टच करने लगेंगी और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन की कंडीशन बन जाती है इसमें। तो न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं उसको, यानी हमारी नोटोकॉर्ड जो स्ट्रक्चर होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, वो रियल में इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में होती है बाद में, और एक पल्प की फॉर्म में होती है, वो सभी में होती है। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा प्रेशर अगर पड़ जाता है इसके ऊपर, डिस्क के ऊपर, तो वो फट जाती है, और अगर वो पल्प बाहर निकल गया एक बार, तो अब क्या होगा, डिस्क जो होगी वो थिन हो जाएगी, बल्ज हो जाएगी, जिसको बल्ज बोलते हैं, आउटसाइड में निकल जाता है वो। तो यानी वहाँ से थिन हो जाएगी, तो बोन आपस में वहाँ पे स्ट्राइक करने लगेंगे। और आज की उसमें जो है मैक्सिमम लोगों को, यानी अगर हम सबका टच वो करें ना जी, तो 1/3 लोगों में मिल जाएगी ये प्रॉब्लम। इसका पता नहीं चलता, ये कभी बचपन में भी होती है, मतलब हमने कभी वेट उठाया था बचपन में, यंग एज में उठाया था, और वो फील अब होएगा एज में आकर के, एज होने के बाद में क्या होता है तब वो इसका पता चलता है। तो जैसे इसमें फिजियोथेरेपी में क्या करते हैं आजकल, एक ट्रैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उसमें। वो ट्रैक्शन टेक्निक में क्या होता है, इसको ऐसे खींचते हैं छोड़ते हैं, खींचते हैं छोड़ते हैं। तो मेन पर्पज़ क्या है कि जो ये मसल्स है ना बैक वाली, अगर ये मसल्स स्ट्रेंथफुल रहेंगी तो आपका वेट टॉलरेट करेंगी वो, अदरवाइज तो बोन के ऊपर जाएगा ज़्यादा वेट। तो उसमें ये होता है कि बैक मसल्स की जो एक्सरसाइज है नॉर्मली हम करते नहीं होते हैं, तो बैक मसल्स का कराते हैं मेनली। वो ट्रैक्शन करने से क्या होगा, इसको ऐसे खींचते हैं वो, तो अगर थोड़ा बहुत प्रेशर कहीं होता है रिलीज, तो वो फिर उससे रिलैक्स मिल जाता है हमें। तो हम बात कर रहे थे बोन की, ओवरऑल बोन इसके अंदर है कितनी, 26। अभी हमने स्कल में बात की, स्कल में हो गई 29, यहाँ पर हो गई 26। अब हम बात करते हैं रिब्स की। तो रिब्स के अंदर जो है, जो रिब्स के पेयर हैं ये ये 12 पेयर होते हैं रिब्स के। ऊपर वालों को बोलते हैं हम ट्रू रिब्स, क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ में अटैच होती हैं। ये आगे वाली बोन स्टर्नम है, वैसे कार्टिलेज के थ्रू होती हैं, डायरेक्ट नहीं होती हैं। लेकिन जो 3 बोन है बाद वाली, ये 3 बोन इसी के साथ अटैच हैं, इसलिए इसको फॉल्स बोल देते हैं, वर्टिब्रोकोंडल रिब बोल देते हैं। उसके बाद 2 रिब्स हमारी हैं यहाँ पे, इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ये रिब्स आगे नहीं आती हैं, इनको प्रोटेक्टिव रिब माना जाता है कि दीज आर द प्रोटेक्टिव रिब्स फॉर किडनी के लिए हैं ये। तो किडनी की पोजीशन भी बताई है, आपको याद हो उसमें हमारे जो चैप्टर है एक्सक्रीटरी वाला, उसमें किडनी की पोजीशन को इसके साथ बताता है। वो 2 चीजें बताई हैं, एक तो ट्रैकिया का बताया हुआ हमारा, रेस्पिरेटरी ट्रैक में ट्रैकिया की पोजीशन को वर्टिब्रल कॉलम के रेस्पेक्ट में बताता है। उसका कहता है बाइफर्केशन पॉइंट है एक विद रेस्पेक्ट टू वर्टिब्रल कॉलम। किसी को ध्यान है किसका बताया हुआ है, कौन सी वर्टिब्रल के सामने ट्रैकिया बाइफर्केट करके दोनों लंग्स में जाता है। एक वर्टिब्रल का नंबर दिया हुआ है 5th नंबर में, 5th नंबर थोरेसिक के सामने है। वो एक पोजीशन बता रखी है हमारी किडनी की, हमारी किडनी की जो पोजीशन है वो वर्टिब्रल कॉलम के रेस्पेक्ट में बताई हुई है। हाँ उसमें था इसका तो लास्ट, थोरेसिक की जो है इसकी लास्ट, यानी कि थोरेसिक की लास्ट वाली यानी कि 12 नंबर हो गई, और 3rd नंबर तक लुम्बर की काउंट कर लेंगे। तो यानी कि 4 वर्टिब्रल के सामने पोजीशन बनती है उसकी, थोरेसिक की लास्ट T12 से लेकर के L3 तक बनती है। इसी के साथ आपको पता हो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है जो इसके बीच में पड़ी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है इसके अंदर है बीच में, और इसके नीचे एक होल है यहाँ पे, जो स्कल के नीचे होल है, इस होल का नाम किसको ध्यान रखता है, फोरामेन मैग्नम। यस, फोरामेन मैग्नम इसको बोलते हैं। यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है बाहर, ब्रेन का बाकी हिस्सा इसके अंदर है, यहाँ से बाहर निकलती है वो, और वो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में पड़ी हुई है, और इसका जो एंड है वो भी लुम्बर 2 पे हो जाता है। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो लुम्बर 2 पे एंड हो जाती है। इसीलिए प्रॉब्लम ज्यादा आती है हमें इसमें नर्व की, क्योंकि यहाँ पे सारी नर्व है। लुम्बर 2 के बाद में सारा का सारा बंडल जो नर्व का जा रहा है वो यहाँ से निकल रहा है। इसीलिए इस रीजन की प्रॉब्लम जो है वो नर्वस प्रॉब्लम क्रिएट करती है ये, क्योंकि हमारी जो सभी नर्व हैं L2 के बाद में स्पाइनल कॉर्ड का एंड हो गया है, बाकी सारी नर्व है नीचे, नर्व है 31 पेयर, और लुम्बर 2 पे उसका एंड हो गया, बाकी बंडल सा बन जाता था यहाँ पे एक।
बल्कि उस बंडल के लिए भी टर्म है, एक नर्व जो है जो उनका बंडल होता है इस रीजन में, उसको हॉर्स की टेल से कंपेयर करते हैं, इसलिए उससे टर्म है काउडा इक्विना। कोडा मतलब हॉर्स हो गया, कोडा मतलब टेल हो गया, इक्वास मतलब हॉर्स हो गया। तो हॉर्स के टेल जैसी होती है यहाँ पे नर्व, इतना बंडल होता है उसका। तो टोटल नंबर हम बोन की अगर बात कर रहे थे तो 29, उसके बाद 26 हमारी वर्टिब्री हो गई। उसके बाद में हमने बात की रिब्स की, तो रिब्स में आपकी शुरू वाली जो पेयर है 7 पेयर ये ट्रू रिब्स हो जाएंगी, फॉल्स हो गई, और ये फ्लोटिंग हो गई, यानी कि 24 रिब्स हो गई। एंड सिंगल बोन एक ही है स्टर्नम। तो अगर हम टोटल काउंट करेंगे अब स्कल की 29 बोन, 26 बोन आपकी वर्टिब्री कॉलम की हो गई, 24 रिब्स हो गई, और बीच वाली एक बोन स्टर्नम होगी, यानी कि 25 ये वाली होगी। तो टोटल बोन हो गई 80 हो गई होंगी टोटल 29, 26 एंड 25, 80 होगी ना। तो ये आपका एक्जियल स्केलेटल हो गया पूरा। एक्जियल के अंदर स्कल हो गया, वर्टिब्री कॉलम हो गई, रिब्स होगी प्लस स्टर्नम हो गई। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है एपेंडिकुलर स्केलेटल। एपेंडिकुलर और एक्जियल को जोड़ने वाला एक स्ट्रक्चर है, एक तो ये वाली स्ट्रक्चर है और एक आपका ये वाली स्ट्रक्चर है, जो क्या कर रही है, एपेंडिकुलर को एक्जियल के साथ कनेक्ट कर रही है। इन्हें बोलते हैं गर्डल्स। तो गर्डल्स आर दोज बोन विच कनेक्ट द एपेंडिकुलर स्केलेटल विद एक्सियल वन। ये दो हैं हमारे, एक तो हमारा है ये वाला, एक ये ऊपर वाले में दो हो जाएंगे, हिप वाले को इकट्ठा बोलेंगे सिंगल गर्डल। तो इसमें आपकी जो बोन की बात करते हैं अगर हम गर्डल्स में, तो यहाँ पे दो बोन है, एक तो पीछे की तरफ है ये, इसे स्केपुला बोलते हैं, ट्रिंगुलर बोन होती है स्केपुला। इसी के साथ साथ जो आगे की तरफ बोन है ये वाली, इसे कोलर बोन बोलते हैं, क्लेविकल और कोलर बोन। तो क्लेविकल जो होती है ये पेयर में है, और आपकी जो ये वाली बोन है ये भी पेयर के अंदर होती है, ट्रिंगुलर वाली। अब इन दोनों से मिलकर के यहाँ पे एक एरिया बनता है ये, जिसमें कि यस क्या नाम था, ग्लिनोइड कैविटी। ये जो बोन है मेरे हाथ में ये ह्यूमेरस, यानी हम कहेंगे इसको कि आर्म की अगर हम बात करें तो आर्म में सबसे लंबे वाली बोन है ये ह्यूमेरस। इसका यहाँ पे इसके साथ आर्टिकुलेशन है, और ये आर्टिकुलेशन जो है आपका जो है इसको बोलते थे हम बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड यानी बॉडी में सबसे फ्रीली मूवेबल की अगर हम बात करते हैं तो ये बॉल एंड सॉकेट है, जिसमें एक बॉल जैसा एरिया एक सॉकेट लाइक एरिया में फिट होता है। तो ये ग्लिनोइड कैविटी है और ये इसका हेड इसके अंदर फिट होता है। जैसे ह्यूमेरस की एक फीचर है, इसके ऊपर एक लाइन होती है ऐसे, ये इसकी यूनिक फीचर है, डेल्टोइड रिज बोलते हैं इसको, डेल्टोइड रिज। ये मसल्स का अटैचमेंट भी ऐसे इसके ऊपर डेल्टोइड रिज बोला जाता है, पूरी एक ऐसे इस पे लाइन होती है। ह्यूमेरस की यूनिक फीचर है डेल्टोइड रिज। तो ह्यूमेरस का हेड जो होता है वो ग्लिनोइड कैविटी के साथ में आर्टिकुलेट करता है, और ये सबसे फ्रीली मूवेबल जॉइंट में आते हैं, आपके कोई भी डायरेक्शन में घूम सकते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आता है ये। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये आपका एक तो यहाँ पे है, एक इधर हो जाएगा, एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा यहाँ हो जाएगा। अब ये सबसे लंबी बोन है फीमर, और फीमर का जॉइंट भी इसमें बॉल जैसा एरिया है ये, और यहाँ इसके अंदर एक सॉकेट है ये वाला। इस सॉकेट का नाम है, इस सॉकेट का नाम ध्यान है किसी को, एसिटाबुलम क्या बोलते हैं इसको। तो ये हेड जो है इस कैविटी में फिट है यहाँ पे, यानी कि ये भी एक बॉल एंड सॉकेट का एग्जांपल है। इसी के साथ साथ में यहाँ एक नीचे इसमें ना ये जो ये वाली बोन है इसको हम बोलते हैं, वैसे तो हिप गर्डल बोल देते हैं इसको। इसके अंदर 3 बोन होती है, लेकिन काउंट हम इसको 2 करते हैं, एक में 3 है। ये वाली बोन इलियम, प्रोमिनेंट बोन ऑफ द फीमेल होती है, मेल के अंदर इसको हम जाए छोटी होती है साइज में, ये इलियम हो जाएगी। ये आपकी यहाँ पे प्यूबिस हो जाएगी, और ये इस्चियम। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस 3 बोन है, बट काउंटिंग में इसको हम सिंगल एक काउंट करेंगे। इसको इनोमिनेट बोल देते हैं, इसको कॉक्सल बोल देते हैं, कॉक्सल और इनोमिनेट। यानी जब काउंटिंग करते हैं तो 206 के अंदर ये एक बोन काउंट होएगी। इसी तरह इधर वाले भी है, 3 ही बोन है आपकी, इलियम, ये बीच वाली प्यूबिस हो जाएगी, और ये इस्चियम है। तो ये जो इलियम बोन होती है, ट्रू इलियम वैसे फीमेल में बोली जाती है, क्योंकि ट्रू इलियम ये वाइड होती है, क्योंकि बर्थ का प्लेस भी होता है ये एरिया बर्थ का प्लेस है। तो ये जो फीमेल के अंदर है वाइड होता है, इसलिए ट्रू इलियम जो बोन है वो फीमेल में बोलते हैं। तो इसमें जो कई बार बर्थ के लिए कहते हैं ना कॉम्प्लिकेशन वाली बात, तो कई बार तो ये कॉम्प्लिकेशन होता है जो नेचुरल कहते हैं, एक तो नेचुरल डिलीवरी हो रही है नॉर्मल उस पर, और एक हो रहा है सिजेरियन। तो रियल में कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है ना ये वाली, यहाँ आपने एक हार्मोन पढ़ा है रिलैक्सिन, जो प्रेगनेंसी पीरियड में बनता है रिलैक्सिन हार्मोन।
तो लेट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में वो इसको रिलैक्स करता है एक्चुअल में। ये लिगामेंट है, इन लिगामेंट को रिलैक्स कर देता है तो ये एरिया वाइड हो जाता है। तो रियल में कॉम्प्लिकेशन होता है, कई बार क्या होता है कि ये लिगामेंट पूरा रिलैक्स नहीं होता, ये एरिया वाइड नहीं होता। और अगर हेड का प्रॉपर पोजीशन नहीं है या हेड का साइज ज़्यादा है तो ये टिपिकल हो जाएगा नॉर्मल डिलीवरी। इसीलिए डॉक्टर जो लाइक करता है वो सिजेरियन करता है, क्योंकि डॉक्टर के लिए उसमें कुछ भी नहीं है, उसे तो बस उठाना है बाहर यहाँ से। नॉर्मल डिलीवरी में रिस्क है, इसमें उसके लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए वो चाहते हैं। इसमें दूसरा पेमेंट का भी चक्कर है कि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ही कम मिलना है और सिजेरियन के अंदर ज़्यादा मिलना, रिस्क कम है उल्टा और अमाउंट ज़्यादा मिलता है, तो वो इसको लाइक करते हैं भाई यहीं से हो जाए काम। तो रियल में इसकी पोजीशन, इसमें दोनों ही बातें, जो पढ़ा लिखा है उसको वैसे फंसा लेते हैं, वो उसको समझा देंगे भाई वाइडनेस नहीं हो रही है जी, लिगामेंट रिलैक्स नहीं हो रही जी, बताओ जल्दी से लिखो, या तो हाँ करो या ना करो। मतलब ऐसी पोजीशन क्रिएट करेंगे कि आपको हाँ ना करना ही पड़ेगा उसमें। जिसको पता नहीं है उसको और कुछ बता देंगे, जिसको पता है उसको ऐसी कॉम्प्लिकेशन बता देंगे कि उसे फिर हाँ करनी पड़ेगी। तो रियल में ये कॉम्प्लिकेशन होता भी है कि कई बार ये वाइडनिंग होती नहीं है, इसकी रिलैक्सिन हार्मोन कम बन रहा होता है तो ये वाइड नहीं होता एरिया, तो नेचुरल डिलीवरी के चांस है कि यहाँ हेड इसके अंदर फंस सकता है। तो बोन में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमने सिर्फ 2 बोन काउंट करनी है, 2 बोन है, इसको हमने कोक्सर बोला। अब हम लेग की बोन को अलग से लेते हैं अगर, तो लेग रीजन के अंदर सबसे बड़ी बोन तो ये थी हमारी। इसकी भी यूनिक फीचर है कि इसके अंदर ये हिस्सा होता है, ये इसे ट्रोकेंटर बोलते हैं, ये फीचर है इसकी। जो सबसे लॉन्ग बोन है इसकी फीचर है कि इसके अंदर एक हिस्सा होता है, इसे ट्रोकेंटर बोलते हैं, यूनिक फीचर है इसकी ये। इसे ग्रेटर ट्रोकेंटर, बड़े वाला हब सा निकला हुआ है, इसमें छोटे वाला निकला हुआ है, तो इसे लेजर बोल देते हैं, इसे ग्रेटर ट्रोकेंटर बोलते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यही बनाता है सबसे लॉन्ग बोन, और सबसे लॉन्ग बोन के साथ में सबसे लॉन्ग मसल्स है बॉडी की। तो सबसे लॉन्ग बोन है आपकी फीमर, और मसल्स को बोल देते हैं फीमोरिस। इसी के साथ साथ में सबसे छोटी बोन कौन सी है बॉडी की? ईयर बोन है, स्टेपिस। और सबसे स्मॉलेस्ट मसल्स भी स्मॉलेस्ट बोन के साथ ही है, स्टेपिडियस मसल्स होती है, सबसे छोटे वाली मसल्स स्टेपिस के साथ में है, सबसे लॉन्ग इसके साथ में है। इसके बाद 2 बोन है यहाँ पे, टीबिया और फिबुला। बड़े वाली टीबिया है, मोटे वाली ये फिबुला है, टीबिया एंड फिबुला। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे अगर हम, तो यहाँ टार्सल रीजन आइए, इसके अंदर यहाँ पे 7 बोन होती हैं। 7 बोन के बाद में यहाँ इसमें मेटाटार्सल्स हैं, ये 5 होते हैं, ये बिल्कुल फाइलेंजिस के जैसे हैं। अगर हम हाथ वाले को देखें पहले, तो ये बिल्कुल हाथों वाले जैसे सिस्टम है इसके अंदर है। ह्यूमरस हो गई पहले, रेडियस अल्ना 2 बोन हो गई। इसका जॉइंट पढ़ते होते हैं हम हिंज जॉइंट। तो हिंज वर्ड आपको पता ही है कि कब्जे से लेते हैं, कब्जा जैसे गेट के अंदर होता है, 1 साइडेड मूवमेंट है इसका, यानी ये मूवमेंट इधर से है बस, ऐसे ऐसे नहीं जा सकती है। वैसे इन दोनों के बीच में भी होता है, जो ये हम ऐसे रोटेट करते हैं ना हाथ को, ये वाला, ये रोटेशन इन दोनों के बीच में है। और ये भी एक टाइप का पाइवट जॉइंट है, जो एक्सिस और एटलस वाला था, जो गर्दन वाला है जॉइंट हमारा है, वो यहाँ पे भी है। रेडियस और अल्ना के बीच में जॉइंट होता है, ये पाइवट जॉइंट बोलते हैं इसको। तो ये वाला हिंज हो जाएगा हमारा, यहाँ बॉल एंड सॉकेट हो गया, ये हिंज हो गया। बोन की बात करें तो ये आपकी ह्यूमेरस है, उसके बाद रेडियस अल्ना 2 बोन है, देन कार्पल का नंबर यहाँ पे 8 है, ये कार्पल बोन्स 8 हैं। मेटाकार्पल जो यहाँ इस रीजन में आ रही है वो आपकी 5 है। फैलेंजेस हमें इजीली बाहर से दिख रहे हैं, 3 हैं फिंगर्स में, अंगूठे के अंदर 2 हैं। तो फैलेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके 3 हो गए, उसके बाद इसमें 2 हो जाएंगे, तो प्लस 14 हो जाएंगे। अब उसके बाद 5 ये जोड़ लीजिए मेटाकार्पल्स, उसके बाद में 8 हो गया आपके कार्पल, और 3 बोन ये हो गई आपकी। तो अगर बात आती है लिम्स में बोन, तो बड़ा इवन सा नंबर है, ना बोलने वाला 30 नंबर है, यानी आर्म के अंदर जो बोन है 30 नंबर है, दोनों में 30 में ह्यूमेरस, रेडियस अल्ना हो गई, 8 आपकी कार्पल हो गई, 5 मेटाकार्पल हो गई, 14 फैलेंजेस हो गए। तो टोटल बोन हमारी 30 है यहाँ पे। लेग के अंदर भी सेम बोन है, लर्न करने में बच्चों को कोई दिक्कत इसमें आती नहीं है, क्योंकि दोनों का नंबर सेम है। दोनों के नंबर की अगर हम बात करते हैं तो अब यहाँ एक बोन का डिफरेंस आता है, जो ये वाली है, पैटेला बोलते हैं, नी कैप बोल देते हैं इसको। ये बनती बाद में है वैसे बोन, ये बोन शुरू में नहीं होती है, बाद में बनती है ये। और यहाँ पे एक बोन इधर कम हो जाती है, यानी कि फीमर हो गई, उसके बाद टीबिया फिबुला हो गई दोनों, देन यहाँ एक बोन कम हो गई है हमारी, यानी कार्पल में 8 थी, यहाँ पे 7 है। उसके बाद मेटाकार्पल वही सेम है, और फैलेंजेस का नंबर सेम है। तो टोटल नंबर ऑफ बोन दोनों ही आर्म्स के अंदर 30 हैं। तो अगर हम टोटल करेंगे तो आर्म की बोन 30, तो 30 सारे लिम्स के आपकी जो है 120 बोन हो गई। अब गर्डल्स वाली जो बोन है हमारी, गर्डल्स की बोन को, इनको तो हम 1 काउंट करेंगे,
जो कॉक्सल बोन है आपकी, ये तो हमारा जो है, इसमें हम इन तीनों बोन को इकट्ठा काउंट कर रहे हैं, यानी कि दो बोन काउंट हो जाएंगी अब ये। लेकिन ये वाली आपकी जो है ये 4 हो जाएंगी, यानी तो 6 बोन हो जाएंगी गर्डल्स के अंदर। तो ओवरऑल गर्डल्स में अगर पूछते हैं गर्डल्स, तो हम कहते हैं गर्डल्स बोन का फंक्शन है एपेंडिकुलर स्केलेटल को एक्सियल के साथ कनेक्ट करना। तो आपकी एक्सियल में बोन थी 80, एपेंडिकुलर में अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएंगे आपकी 126, टोटल बोन होगी आपकी 206। तो ओवरऑल इसके अंदर जो है जॉइंट्स की बात और कर लें यहाँ पे। अभी हम जो जॉइंट्स हमारे हैं, पहले 2 टाइप के जॉइंट्स में बात हुई है। अगर हम बुक में बात करें तो 3 टाइप के जॉइंट्स हैं टोटल। पहले है इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट में ये जॉइंट्स हैं जहाँ पे आपस में बोन अटैच होती है फाइबर से, लेकिन मूवमेंट नहीं होता है। तो एक तरह से प्रोटेक्टिव फंक्शन है नेचर का ये। अगर ये सिंगल बोन होती है ना स्कल वाली, तो इसमें मैकेनिकल शॉक होती, टूट जाया करती है। अब इसके अंदर अलग अलग पीसीज हैं, तो ये पीसीज बीच में फाइबर से जोड़े हुए हैं। वाइट फाइबर जो सबसे स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है उससे अटैच होती हैं, इसलिए इसको फाइब्रस और इमूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। फाइब्रस जॉइंट और इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं। इनको सुचर्स बोला जाता है, ये जिग जैग होती हैं। तो इस सुचर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। एक इमूवेबल जॉइंट्स में हमारा आता है जॉ बोन के साथ में जो टीथ का जॉइंट होता है, ये भी इमूवेबल में आता है। इसको गोम्फोसिस बोलते हैं। गोम्फोसिस होता है अटैचमेंट ऑफ द टीथ विद द जा सॉकेट के साथ में जो अटैचमेंट है उसको बोलते हैं गोम्फोसिस। ये दोनों इमूवेबल जॉइंट्स में है। सेकंड टाइप के जॉइंट आते हैं स्लाइटली मूवेबल वाले, जिनको हम कार्टिलेजिनस भी बोलते हैं। जैसे वर्टिब्री के बीच के जॉइंट्स हैं ये वाले, ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में आएंगे। तो इसी के साथ एक आपका ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है, जो प्यूबिक वाली बोन है ये वाली, ये भी आपका कार्टिलेज जॉइंट था। हल्का सा मूवमेंट होता है इसके अंदर। जो तीसरी कैटेगरी थी वो थी साइनोवियल जॉइंट्स की। साइनोवियल जॉइंट में क्या था, एक फ्लूइड भरा होता है बीच में, और वो फ्लूइड इनको लुब्रिकेट करता है, साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं उसको। तो इसमें हमारा एक तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट था हमारा ये वाला, उसके बाद हिंज जॉइंट था, इसी के साथ साथ में एक जॉइंट था सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट ध्यान है किसी को कहाँ पे था, सैडल जॉइंट हमारा यहाँ पे, जो ये वाला है ना मेटाकार्पल, और आपका ये कार्पल के साथ में, यानी ये वाला जो जॉइंट है ये वाला, ये सैडल जॉइंट का एग्जांपल है। तो हमारे जो जॉइंट दिए हैं साइनोवियल में, एक तो हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट में आपका ये हो जाएगा, या आपका जो घुटने में भी हो जाएगा, आपका नीचे एंकल वाला भी जॉइंट हो जाएगा। तो ये आपका ये तो हो जाएगा कौन से वाला, हिंज जॉइंट हो गया। ये वाले हो गए बॉल एंड सॉकेट। इसी के साथ साथ में यहाँ पे जो है हमारा जो ये वाला सैडल जॉइंट हो जाएगा, अंगूठे के लिए स्पेशल वाला ये। वैसे इसको एंगुलर बोलते हैं, हमारा एनसीईआरटी में एंगुलर नहीं दे रखा वैसे। एंगुलर ये वाला जॉइंट्स है जो यहाँ वाला है, एंगुलर जॉइंट्स, कॉन्डिलोइड जॉइंट्स बोलते हैं इसको। हमारी बुक में जो गिवन है वो बॉल एंड सॉकेट है, हिंज जॉइंट है, पाइवट जॉइंट है। तो पाइवट वाला नेक वाला हो जाएगा, एटलस और एक्सिस के बीच वाला। ये आपका बॉल एंड सॉकेट हो गया। हमारे बॉल एंड सॉकेट हमारे दो तो ये हो जाएंगे, दो हिप रीजन में हो जाएंगे। वैसे ईयर ओसिकल के अंदर भी होता है बॉल एंड सॉकेट। जो ईयर ओसिकल है ना, 3 हमारे, मैलियस, इनकस, स्टेपिस, तो वहाँ जो मैलियस के बीच में जो है वो भी एक हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल, बॉल एंड सॉकेट का एग्जाम्पल है। तो इसके बाद में हम सैडल जॉइंट हो गया। एक होता है ग्लाइडिंग जॉइंट। जो एक कार्पल की बोन है, ये छोटी छोटी बोन होती हैं 8, ये आपस में ग्लाइड करती हैं एक दूसरे के साथ में, तो इसको हम ग्लाइडिंग जॉइंट में लेते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट हो गया, ये सैडल हो जाएगा, ये हिंज जॉइंट हो जाएगा। इन दोनों के बीच में पाइवट जॉइंट है, रेडियस अल्ना के बीच में। ये जो आपका बॉल का जॉइंट है जो हमारे सॉकेट के साथ में यहाँ ग्लिनोइड कैविटी के साथ में था, और यह हिप रीजन के अंदर था आपका एसिटाबुलम के साथ में, ये बॉल एंड सॉकेट हो जाएगा। इमूवेबल के अंदर सुचर का एग्जाम्पल हो जाएगा, या गोम्फोसिस एग्जाम्पल हो जाएगा, टीथ का जो है अटैचमेंट वाला। और स्लाइटली मूवेबल की बात करें तो आपका ये वाला जॉइंट प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला, या वर्टिब्री के बीच में जो जॉइंट्स होता है ये वाला हो जाएगा। तो जो आपका इमूवेबल वाला बताई दिया, इसमें स्ट्रक्चर हो जाएंगे आपके 3 तरह के एग्जाम्पल इसमें थे। हाँ, शॉक जो, इसीलिए मतलब अगर ये एक बोन होती ना तो ये मैकेनिकल शॉक को एब्जॉर्ब नहीं करती, ज़्यादा कर रहा है यहाँ पे। इसको एक्रोमियन बोलते हैं। इस पे इवन नीट एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है कि प्रोसेस का नाम था एक्रोमियन प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ, एक बार ऐसे क्वेश्चन आया था पार्ट ऑफ, तो गर्डल का पार्ट हो जाएगा, पेक्टोरल गर्डल का, ऐसे ऑप्शन था। वैसे ज़्यादा उसमें आप जो स्केपुला पे कि ब्लेड का हिस्सा है, ये स्केपुला के ब्लेड का हिस्सा है, प्रोसेस है जो आर्टिकुलेट करता है कॉलर बोन को। तो कॉलर बोन यहाँ अटैच होती है, ये यहाँ भी एक प्रोसेस था ये वाला,
इसके अंदर जो है ये इसको बल्कि मेस्टोइड बोलते हैं, मेमोरी ग्लैंड से नाम दिया है इसको, मेस्टोइड प्रोसेस बोलते हैं इसको। टेम्पोरल बोन में बाहर की तरफ निकला हुआ हिस्सा होता है ये, इसको मेस्टोइड प्रोसेस बोलते हैं। यानी प्रोसेस रियल में एक पर्टर्बेशन ऑफ बोन होती है जो रियल में अटैचमेंट पॉइंट होते हैं लिगामेंट या मसल्स के, तो बोन वहाँ से थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली होती है ताकि उस पर अटैचमेंट के लिए सरफेस मिल जाए उसको। तो और कोई किसी का कोई इसमें कुछ लोकोमोशन वाले में, या वैसे भी कोई जनरल तो आपस की बात है, कोई आप जैसे मैडम ने बताया कोई ऐसा कोई बताना चाहता है कुछ?